Bismillahirrahmanirrahim. Topic of ours today is diseases of external ear. जिसमें से हम external auditory canal को डिस्कस करेंगे, इसकी diseases. This is going to be our last lecture इंशाल्लाह. लास्ट क्लास में मेरे साथ शहनाज थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी हम डिजीज हो उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. पहली कैटेगरी ये है कि उसकी डिसऑर्डर्स या उसकी डिजीजेस जो है स्टडी करते हैं जो कंजेनिटल होती है. दूसरी जो ट्रोमेटिक होती है, तीसरी इन्फ्लेमेटरी और चौथी जो नियोप्लास्टिक होती है. हम लोगों ने पिना की डिस्कस की थी. उसके बाद आज हम डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल डिस्कस करने लगे. ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कंजेनिटल डिफॉर्मेशन सिर्फ एक ही होती है और वो ये है, एक या दो हो सकती है और वो सिंपल ये है कि या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बने ही ना, एक्ट्रेटिक हो, एट्रीजिया हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बने ही ना हो, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो हो ही ना. ठीक है. और दूसरी कोलैनल फिस्टुला लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. इन चीजों को कंजेनिटल को डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इन्फ्लेमेटरी. उसकी डिजीज उस पर भी आती हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक दफा बस ओवरव्यू दे दूं. ट्रोमेटिक इंजरी में ट्रोमेटिक ईयर कैनाल क्या होगा, जो माइनर या मेजर रेस्टोरेशन होती हैं, कोई इंजरी हो गई, किसी ने पिन पॉइंटिंग चीज जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डाल दी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आ जाती है. तो इसको हम इन्फ्लेमेशन की हेडिंग में ही बेसिकली कवर करेंगे. ट्रोमेटिक में देयर आर माइनर एंड मेजर लेसरेशंस. ठीक है. am I clear up till now? am I clear? जी जी. चलें ठीक है. अब हम इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट आर द इन्फ्लेमेशंस और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में दो तरह के ग्रुप्स आते हैं. अब मैं कंजेनिटल और ट्रोमेटिक को बताने लगी हूँ. इसको when we talk about the inflammatory diseases, there are two types of groups. Inflammation के अंदर we have one infective and number two is reactive. Reactive is reaction to any allergen, reaction to any drop or oral drops या auricular drops जो हम डाल रहे हैं, topical application, topical कोई medication है जिसकी एलर्जी की वजह से there is a reaction. या डैंड्रफ आ गया, जो सर की डैंड्रफ है, अक्सर डैंड्रफ इज अ डिजीज ऑफ द स्किन, एपिथेलियल स्किन, चाहे वो हेयर में हो या चाहे वो ईयर की हो. तो सीबोरिक ऑटाइटिक एक्सटर्ना. या फिर रिएक्टिव में रिएक्टिव ग्रुप जो है उसमें एक और डिजीज आती है, दैट इज न्यूरोडर्मेटाइटिस. न्यूरोडर्मेटाइटिस यहाँ हम लोग इसे पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल बेसिकली डिजीज होती है कि पर्सन को साइकोलॉजिकली इच करने की बीमारी होती है. उस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पेन है, यहाँ कुछ है, मुझे खारिश करनी चाहिए कान को. रिएक्टिव में तीन जो ग्रुप्स हैं आई एम गोइंग टू राइट. एक है एक्जिमाटिस, एक्जिमा बन जाता है टू अ रिएक्शन टू एनीथिंग, किसी भी चीज की रिएक्शन में देयर इज एक्जिमा फॉर्मेशन. एक्जिमा आपने काफी लोगों को सुना होगा, उनकी किसी को कभी अपनी फ्रेंड सर्कल में स्किन डिजीजेस भूल हुई है. लोकल रिएक्शन एनी ईयर ड्रॉप या किसी भी चीज पे जैसे कंटैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है. एक्जिमेटिक ओटाइटिक अन्ना, ओटाइटिक एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना. दूसरा है सीबोरिक. सीबोरिक जो डर्मेटाइटिस है, ओटाइटिक ओटिटिक एक्सटर्ना. सीबोरिक डर्मेटाइटिस इट्स बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ. डैंड्रफ जो है वो स्केली स्किन जो हेयर फॉलिकल सारे वो कान में या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होते हैं. पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ एच डिस्कम्फर्ट, तो हम लोग उसे एंटी डैंड्रफ मेडिकेशंस देके या स्टेरॉइड देके ठीक करते हैं. ठीक है. और तीसरी है हमारे पास न्यूरोडर्मेटाइटिस. दिस इज वेरी स्पेशल केस. जैसे मैंने बताया क्यों डर्मेटाइटिस
इट्स अ वेरी स्पेशल केस बिकॉज उस पर्सन को न्यूरोलॉजिकली ऐसे फील होता है कि उसके पर्सन के कान में इच हो रही है या उसको खारिश करनी चाहिए, और वो इतना ज्यादा अपने कान को खारिश करता रहता है कि उसके नाखूनों की वजह से जो एपिथेलियम जो है वो लिस्ट्रेशन आ जाती है, उसकी एपिथेलियम में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है उसके एपिथेलियम में, दैट गिव्स अ पाथवे फॉर द माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक स्टाफ एंड स्टफ टू एंटर एंड इट गिव्स सेकेंडरी इन्फेक्शंस। इस पर्सन के लिए एक्जिमेटिस और टाइटस एक्सटर्ना को ट्रीट करने के लिए व्हाट वी गिव, एक्जिमा जो कॉज कर रहा होगा हम उसे विड्रॉ कर देंगे, अगर वो टॉपिकल कोई ईयर ड्रॉप्स यूज कर रहा है हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है, और स्टेरॉइड दे देंगे, कोई ऐसी चीज जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो एक्जिमा कॉज करिए वो ना हो। सिबोरिक में उसे डेंड्रफ है, डेंड्रफ जो स्किन की बीमारी है वो ये एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल को भी इन्फेक्ट की हुई है, और उस पर्सन को भी एंटी डेंड्रफ की ऑइंटमेंट्स देंगे, उसकी बालों की भी डैंड्रफ ठीक कराएंगे बिकॉज इट फॉल्स, डैंड्रफ जो है वो स्किन तक, स्किन को सारी कवर कर रही है, वो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की स्किन को भी कवर कर रही है और बालों की स्किन को भी कवर कर रही है, तो हमारे पास ईयर में वो सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज की, व्हाट वी गिव हियर वी गिव एंटी डेंड्रफ ऑइंटमेंट्स। और न्यूरोडर्मेटाइटिस में हम क्या करते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस ड्यू टू द उसकी इचिंग की हैबिट की वजह से बहुत ज्यादा जो वो इंटेंस इचिंग करता है, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर को ठीक करने के लिए व्हाट डू वी डू, साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी, और इसके अलावा हम उस पर्सन के ना कान को पैक कर देते हैं, बैंडेज कर देते हैं, मतलब पूरा कान पैक कर देते हैं ताकि वो दोबारा कान को ना छीन ना सके। Am I clear up till now the reactive group? Am I clear with the diseases and their treatments? Yes. Okay, ठीक है, thank you. Now we are going towards the infective group. कितनी किस्म की infections होती है शहनाज, आप kindly can you enumerate me? Can you enumerate me please? जी. Okay, I'll help. Bacterial. First one is bacterial. Second, Viral. yes, viral. Chlamydial. Fungal. Very good. Thank you so much, Shahnaz. Okay. There is viral group, bacterial group and fungal group. और इनमें से आगे जो है हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे। मैं रिएक्टिव ग्रुप को अरेज कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले काइंडली मुझे कौन रिपीट करेगा? नूर भाई काइंडली आप रिपीट कर। अच्छा, नूर भाई ने पहले ही बता दिया मैं बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। थैंक यू सो मच। चलिए आप ये रिएक्टिव ग्रुप भी रिपीट कर। आइदर टाइप इट। सिर्फ नाम रिपीट करना है बस। एक एक्जिमेटिस है, एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना जी, और न्यूरोडर्माटाइटिस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोडर्मेटाइटिस? इसमें हम साइकोथेरेपी करते हैं पेशेंट की, क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू है ना, इसलिए। ठीक है, और उसके कान को ऐसे छोड़ देते हैं साइकोथेरेपिस्ट भी? और उसको पैक कर देते हैं, एयर पैक कर देते हैं ताकि वो दोबारा अपने कान को छीले ना। थैंक यू सो मच। काइंडली एक्जिमेटिस और सेबोरिक की ट्रीटमेंट बताएंगे। सेबोरिक में क्या करते हैं? एंटी डेंड्रफ ऑइंटमेंट्स देते हैं। वेरी गुड। और एक्जिमेटिस में जिसको एक्जिमा है या कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको क्या करेंगे? एंटी एलर्जिक्स। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो चीज इस्तेमाल करना छोड़। एंटी एलर्जिक्स। हाँ, और एंटी एलर्जेंस लो, स्टेरॉइड्स लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फ्रॉम द इन्फेक्टिव ग्रुप वी आर हेडेड टुवर्ड्स 3 इन्फेक्टिव ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। होता कुछ यूं है कि बैक्टीरिया कितनी किस्म की डिजीजेस कॉज करता है। बैक्टीरिया लोकलाइज्ड इंफेक्शन भी कॉज कर सकता है, जिसमें मोस्ट जो पॉपुलर अंकल है वो है फ्रंकल। बैक्टीरिया डिफ्यूज भी कर सकता है, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज कर सकता है, जिसमें कार्बंकल आ जाते हैं। मतलब अगर इतना ज्यादा फ्रंकल्स हो जाए, फ्रंकल इज बेसिकली बॉयल, जो हम पढ़ेंगे। अगर फ्रंकल एक अगर बॉयल हो तो हम उसे फ्रंकल कहते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वास्ट एक अच्छे खासे एरिया पे, मेजोरिटी एरिया पे बहुत ज्यादा फ्रंकल्स हो या बहुत ज्यादा अब्सेस हो तो उसे हम कहते हैं कार्बंकल। ठीक है,
तीसरी है टाइप, एक लोकलाइज है, एक डिफ्यूजर, तीसरी है मेलिग्नेंट, एंड मेलिग्नेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फंगल जो डिजीज कॉज करता है एक्सटर्नल टाइटिस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, दैट इज ऑटोमाइकोसिस, और इसे कहते हैं सिंगापुरियन डिजीज। शहनाज आप मुझे बताएं, व्हाई डू वी कॉल ऑटोमाइकोसिस एज सिंगापुर's डिजीज? क्योंकि सिंगापुर में ज्यादा होता होगा वहाँ के लोगों को, इसलिए। सिंगापुर में ज्यादा होता है, बट व्हाई इट इज मोर इन सिंगापुर? सिंगापुर में एक्चुअली क्लाइमेट का ज्यादा इफेक्ट है, हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट। आप सही बोला कि सिंगापुर है तो सिंगापुरियन ही होगी डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ द हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट। ये डिजीज हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ज्यादा होती है, स्पेशली आप देखना हमारे जुलाई और अगस्त के मंथ जो आते हैं हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में, तो वहां भी तब ऑटोमाइकोसिस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैंने एक ऑटोमाइकोसिस का केस देखा था अपने ENT डिपार्टमेंट में, विंटर्स में आया था वो केस। ठीक है, तो वैसे इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट कि सिर्फ जुलाई अगस्त में आए, थ्रू आउट द ईयर आ सकता है, बट ये बात याद रखनी है कि हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज एसोसिएटेड विद ऑटोमाइकोसिस। तीसरी चीज है हमारे पास वायरल। वायरल में हमारे पास दो डिजीजेस कवर करते हैं, एक तो हर्पीज ज़ोस्टर जो है वही कॉज करता है, हर्पीज ज़ोस्टर और टिकस, ओके, और दूसरी बीमारी का नाम है ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका, जिसमें हेमोरेजिक बुल्ले बनते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया 3 टाइप की जो है इफेक्ट करता है, डिजीज लेकर आता है, लोकलाइज्ड, डिफ्यूज, मैलिग्नेंट। इसमें से मैलिग्नेंट प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ और UHS। ठीक है, फंगल ऑटोमाइकोसिस ये भी प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो वायरल है उनसे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉफ के लिए। ठीक है, हर्पीज ज़ोस्टर ओरिडिकस और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका, इसमें हेमोरेजिक बुल्ले बनेंगे। हर्पीज ज़ोस्टर में शिंगल्स बनेंगे, जो हमारे पास वेसिकल्स बनते हैं ना, वैसे ही हमारे पास ईयर पे बनेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंकल के साथ, लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रंकल। व्हाट इज फ्रंकल? एज आई टोल्ड यू, इट इज लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन स्पेसिफिसिटी इसकी ये है कि ये सिर्फ हेयर फॉलिकल के ऊपर बनता है। एक्सक्यूज मी, हम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, हमारे पास लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, हमारे पास अगर ये एक हेयर फॉलिकल है और ये उसकी रूट है, तो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे पस अकोमोडेट होगी, और जहां भी फ्रंटल सिर्फ वहीं होगा जहां पे विल हैव हेयर फॉलिकल। जहां पे हेयर फॉलिकल होगा वहां पे हमारे पास बैक्टीरियल एब्सेस बनेगी, बॉयल बनेगा। व्हाट इज बॉयल? बॉयल इज इक्वल टू फ्रंकल, और ये सिर्फ वहीं होगा जहां पे हेयर फॉलिकल हो। ठीक है, अब मुझे बताएं, हम इसकी ट्रीटमेंट आगे डिस्कस कर लेते हैं। कहीं भी अगर एब्सेस हो, लास्ट टाइम आई एंड शहनाज वर डिस्कसिंग द सेम थिंग, एब्सेस हो तो एब्सेस का रूल है। शहनाज, व्हाट वाज द रूल फॉर एब्सेस? ड्रेन करेंगे एब्सेस को, एक्सरसाइज करेंगे और ड्रेन करेंगे। इंसियन एंड देन विल ड्रेन इट। जो यहाँ पे बॉयल की वजह से सारा एडिमा हुआ होगा, एडिमा को हम इथामोल ग्लिसरीन देके, इथामोल ग्लिसरीन देके एडिमा को रिड्यूस करें। इट्स फॉर द एडिमा रिडक्शन। बेसिकली जो हमारे पास इथामोल ग्लिसरीन में ग्लाइसरीन है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। What is hygroscopic? Hygroscopic is any material that absorbs water. Hygroscopic. और जो इथामोल है, इथामोल इज एंटीसेप्टिक। तो बेसिकली एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड हो जाता है और एडिमा भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा फ्रंकल या कार्बोनकल को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज बॉयल कौन कॉज करता है? द मोस्ट कॉमन एक्सेस
बनाने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है? नूर भाई आप बताएंगे। स्टेफिलोकोकस। Staph, very good, excellent. Staph is notorious for causing abscess, for causing boils. An abscess of a hair follicle is called boil. ठीक है, एंड बॉयल या फ्रंकल दोनों एक ही चीज है। स्टैफ है एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस बैक्टीरियल, तो हम लोग भी आल्सो गिव एंटीबायोटिक्स, विल बी आल्सो गिविंग एंटीबायोटिक्स। फर्दर पेन है तो पेन की रिडक्शन के लिए वी कैन गिव एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स। ऑब्वियसली फीवर भी हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया आ चुका है, वैसे क्या नीड टू फीवर। अब मुझे ये बताओ कि आप मुझे बताएंगे शहनाज, गौर से बात सुन के बतानी है, सारा देख लो कि हेयर फॉलिकल में एक्सेस हुई तो स्फरंकल बना, स्टैफ की वजह से था, इंसियाइज करेंगे, ड्रेन करेंगे और पेन किलर्स देंगे और सब कुछ। जब भी पर्सन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन बाद में पूछती हूँ, एक बात भी बता दूं, जब भी पर्सन आएगा ना फ्रंकल के साथ तो कहेगा मुझे इतनी पेन है, इतनी पेन है, इतनी पेन है कि डॉक्टर साहब आप मेरा ना कान भी ना टच करना। वो ऐसा क्यों कहता है? हमारे पास लेट्स सपोज एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल है और वो कहता है कि मुझे इतनी पेन हो रही है यहाँ पे करके, उसका नाम बॉयल है, इतनी पेन है। वो कहते हैं मुझे ना डॉक्टर साहब, ये तो अंदर है ना, लेट्स सपोज अगर इसको यहाँ करके भी होता, उसको इतनी पेन होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टच नहीं करना, मेरा कान को हाथ भी नहीं लगाना, वो आपको एग्जामिनेशन भी नहीं करने देता। वो क्यों नहीं करने देता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर ये स्किन है, ये रेड में स्किन है तो ब्लू में कार्टिलेज है, ठीक है, ब्लू में हमारे पास क्या है? कार्टिलेज है। अब आप देख रहे हैं कि क्या कार्टिलेज और स्किन में कितनी स्पेस है, कितना, अगर ये स्किन है तो ये वाला सबक्यूटेनियस टिश्यू होना चाहिए था बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत ही मिनिमम है, जो स्किन है और नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत ही थिन है या बहुत ही जो है स्कैंटी है। Due to the scantiness of the subcutaneous tissue, the skin or the frontal hair that is fixed towards, मतलब वो ना pressure डालता है cartilage के ऊपर। Cartilage is richly supplied with the blood and by the nerves, so it gives rise to a lot of pain. Pain sensation आती है हमारे पास, जो excessive pain sensation patient feel करता है, that is because कि cartilage की यहाँ पे cartilage में प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की नर्व एंडिंग और ब्लड सप्लाई, नर्व एंडिंग बेसिकली एक्सक्रूशिएट द पेन। एक्सक्रूशिएटिंग पेन का वैसे तो हम वर्ड यूज करते हैं मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पेन है बेसिकली, जिसकी वजह से कहते हैं कि मेरे पिन्ना को भी हाथ ना लगाना, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की पेन जो है वो ज्यादा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी जी ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन शहनाज जो आपसे था वो ये था कि मुझे आप बताएं, एक पर्सन आता है आपके पास बॉयल के साथ, फ्रंकल के साथ एक पर्सन आता है, उसको फ्रंकल है हमारे पास, कहाँ पे फ्रंकल है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो आप उसे ट्रीट बताएं शहनाज, ट्रीटमेंट पूछिए आपने। ट्रीटमेंट? जी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? पहली चीज तो एब्सेस बना हुआ होगा तो इस वजह से इंसिजन देंगे, ड्रेन करेंगे और इक्थामोल ग्लिसरीन देंगे। इक्थामोल जो है वो एंटीसेप्टिक है और ग्लिसरीन जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, या एडीमा को रिड्यूस कर देगा। और उसके अलावा पेन होगा तो एनाल्जेसिक्स देंगे और एंटीपायरेटिक्स देंगे, क्योंकि एब्सेस है तो फीवर भी होगा। तो एंटीबायोटिक्स भी तो देंगे? जी जी, एंटीबायोटिक्स भी देंगे। ठीक है। नूर भाई, कोइंसाइड, डू यू एग्री व्हाट शी इज सेइंग कि एक बॉयल हमारे पास टिम्पैनिक में ब्रेन पे है तो हम यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, राइट? मुझे लगता है शायद हम इंसिजन नहीं करेंगे। जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। इफ आई वुड बी एट योर प्लेस आई वुड रिप्लाई द सेम थिंग। वेरी गुड, ट्रीटमेंट सारा बहुत अच्छा बताया, बट एक पॉइंट गलत कर दिया, जो मेन बेसिक्स था। मैंने कहा था बॉयल या फ्रंकल सिर्फ वही होगा जहाँ हेयर फॉलिकल होता है,
हाउ ऑन अर्थ, ये तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होता है ना हेयर। हाँ एक्सटर्नल कैनाल के आउटर 1/3 में सिर्फ हेयर फॉलिकल्स होते हैं। आउटर 1/3 कंटेन्स हेयर फॉलिकल। हाउ ऑन अर्थ द इनर 1/3, इनर थर्ड जो है उसके अंदर कैसे हेयर फॉलिकल आ गए? देयर आर नो हेयर फॉलिकल, नो हेयर फॉलिकल। इतना बड़ा क्रॉस लगा रही हूँ, नो हेयर फॉलिकल्स ऑन द इनर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें से आगे नो हेयर फॉलिकल, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे तो कोई हेयर फॉलिकल है ही नहीं। ये अक्सर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है सर डॉक्टर अमजद, और वो ईएनटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, तो वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे एक पेशेंट को बॉयल है तो बताएं कैसे ट्रीट करें। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे बॉयल हो ही नहीं सकता बिकॉज़ देयर आर नो हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, अब नहीं भूलेगा जी। हाँ भूलना भी नहीं चाहिए, सब किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। इनर जी part ठीक है। of the external auditory canal and tympanic membrane there is no hair follicle, so there are no chances of any kind of boil. तो अगर कोई टीचर पूछे कि how will you treat frontal on inner third of the external auditory canal, tell them there cannot be a follicle. Sorry, there is no hair follicle, so there cannot be any frontal. ठीक है, अब हम दूसरी चीज से चलते हैं डिफ्यूज पे। डिफ्यूज में ये होगा कि पूरा डिफ्यूजली वो डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे था ना हमारे पास फॉलिकल में लोकलाइज थी, डिफ्यूज में डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन। उसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है। उसमें दो चीजें आ जाती है, एक्यूट और क्रॉनिक, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी। वो चीज इंपॉर्टेंट, आई वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट पॉइंट। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो या फिर उसे एड्स हो, उस पेशेंट को हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, राइट? Immunocompromised are very likely to get any kind of infection very easily, like कोई भी डिजीज हो, ओटाइटिस एक्सटर्ना ही ले लेते, उन्हें बहुत आराम से ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगी। बट उनकी ओटाइटिस एक्सटर्ना की पेन का मुकाबला हमारी नॉर्मल पर्सन की ओटाइटिस एक्सटर्ना की पेन के मुकाबला से बहुत ज्यादा होगी। देयर विल बी excruciating pain when a person comes to you with the excruciating pain of the ear, और वो आपको कहे कि मेरी पेन बर्दाश्त से बाहर है, वो एक एडल्टरी पर्सन हो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कि या फिर तो उसे डायबिटीज हो या उसे एड्स हो या उसे रिसेंटली कोई ट्रांसप्लांट मिला हो जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन पे हो, और वो आपको बताए कि वो स्विमिंग करने गया था और स्विमिंग करने जहां जिस पानी में गया था वो भी ऑब्वियसली पानी गंदा था, वहां से उसे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म लड़ गया। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट क्लिक्स इन योर माइंड causing the most ear infections in all infections of the ears, ईयर की तमाम इन्फेक्शंस में से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिंग ईयर इन्फेक्शन जो है, स्टाफ सिर्फ एब्सेस ने याद रखना है। ईयर की सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो कॉज करता है ना, वो और कोई नहीं है सिवाय सूडोमोनास आर्गिनोसिस। सूडोमोनास वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू एडल्टली डायबिटिक या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। Those patients who are immunocompromised, they come to you with these all symptoms कि उन्हें excruciating pain है, और इसके साथ साथ the most important thing they come along with कि उनकी facial nerve paralyze होती है। अब आप लोग कह रहे होंगे इतने ज्यादा मसले एक ही पर्सन में कैसे हो सकते हैं, इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम मुझे बताएंगे, अनूर भाई आप बताएं। ये बहुत ही मलिग्नेंट केस बन चुका हुआ है, कोई ओटाइटिस एक्सटर्ना ही रहा है, बैक्टीरियल ही रहा है, लेकिन इट्स अ मैलिग्नेंट केस। इट हैज पैरालाइज्ड फेशियल नर्व, इट हैज इन्फेक्टेड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। दिस डिजीज इज नेम्ड व्हाट? आप नाम पूछ रहे हैं इस बीमारी का? मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। Very good. Malignant otitis externa. The name of this disease is nothing else than malignant otitis externa, या इसका दूसरा नाम हमारे पास नेक्रोटाइटिस भी होता है। यहाँ लिखिए
नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। Necrotizing otitis externa, malignant otitis externa, it is caused by Pseudomonas, elderly, diabetic, AIDS, transplant, immunocompromised patient है, steroids पे है. The patient comes to you with excruciating pain, और pain उसे क्यों है? क्योंकि obviously बहुत ज़्यादा dreadful, Pseudomonas is very dreadful organism, और उसने जो है facial nerve भी paralyze कर दी है. Facial nerve कैसे उसने paralyze किया है? Basically हमें पता है कि एक्सटर्नल ऑप्टिक कैनाल, मैं भी रेज कर दूं, एक्चुअली पॉइंट ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, उसके पोस्टीरियरली क्या चीज पड़ी होती है? फेशियल नर्व, ठीक है। posterior to the external auditory canal we have facial nerve. तो कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया है जो बड़ा मैलिग्नेंट है, बड़ा नेक्रोटाइजिंग है, वो बड़े आराम से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पोस्टीरियरली जाएगा, और जो फेशियल नर्व गुजर रही है उसको इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से द मोस्ट पॉपुलर सिम्टम द पेशेंट प्रेजेंट्स विद इज फेशियल नर्व पैरालिसिस, ठीक है। इंट्राक्रेनियली इसे कहते हैं, इंट्राक्रेनियली एक डिफेक्ट रहता है फेशियल नर्व पैरालिसिस व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सक्रूशिएटिंग पेन और फेशियल नर्व पैरालिसिस इज द हॉलमार्क फॉर सेइंग कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना अलोंग विद के पेशेंट इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड. इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी? सूडोमोनास एक कोई छोटा सा आम सा स्टाफ ऑरियस नहीं है जिसे हम लोग बड़ी आराम से पेनिसिलिन या इस तरह की चीजें देख के मार दें, सिफालिस्पोलिन देके मार दें. सूडोमोनास एक बहुत ही डेंजरस इंसान है. इसको मारने के लिए वुड बी रिक्वायरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स. सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें भी गिव gentamicin along with ticagrelor. I hope I am saying ticagrelor. दूसरा हम लोग कहते हैं cephalosporins, that is third generation cephalosporins. Third generation cephalosporin give me a drug that is most popular cephalosporins में से. एंटीबायोटिक्स देंगे ना सूडोमोनास को ट्रीट करने के लिए. cephalosporins की थर्ड जनरेशन में से कौन सी मोस्ट पॉपुलर ड्रग है? सेफ्ट्राक्सोन. Very good. Ceftazidime, ceftazidime. इसके अलावा अगर कोई भी वर्क ना करे, we can also give ufloxacin. जो हमारे पास quinolones है, quinolones. We can give ciprofloxacin, ufloxacin, levofloxacin. ठीक है, ये है एंटीबायोटिक्स. उसके अलावा सूडोमोनास से बचाने के लिए उसके अलावा जो एक मेन चीज रखनी पड़ती है वो ये कि कान को ड्राई रखना है, और अगर जो चीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट कॉज कर रही है लाइक डायबिटीज है या ये एड्स है या जो भी चीज है, तो उस बीमारी को भी अंडर कंट्रोल रखना. ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक्स के अलावा जी ठीक है, वी वुड बी रिक्वायरिंग के डायबिटीज कंट्रोल में रहे, डायबिटीज कंट्रोल्ड रहे, और हम लोग कान को सफाई करें. कान की सफाई को हम लोग साइंटिफिकली या AMD की लैंग्वेज में वी यूज द वर्ड ईयर टॉयलेट. वी वॉश द ईयर, वी रिमूव ऑल द डिस्चार्जेस, द डेब्री, एवरीथिंग, द डेड टिश्यू, एंड वी प्लेस अ स्टीराइल एंटीबायोटिक की कॉटन की विक रख देते हैं. अगर ये स्ट्रिक्ट है उसको एंटीबायोटिक में डिप करके वो कान के अंदर रख देते हैं और कहते हैं कि 15 मिनट बाद निकालो. ठीक है, am I clear with malignant otitis externa? यस. चलिए नूर भाई आप काइंडली रिवाइज कर दें.
सारा रिवाइज करना है या एंड से जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है? सारा ही करना। चले आप शुरू से रिवाइज कर दें, ट्रीटमेंट कर दें। अच्छा, ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना मोस्ट कॉमनली सूडोमोनास की वजह से होता है। ठीक है। एब्सेस जो होता था वो स्टेफ की वजह से होता है, ये सूडोमोनास की वजह से होता है। और इसके लिए ना जो पेशेंट होता है ना, इसमें वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है या उसको डायबिटिक होता है। इसके अंदर क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पीछे से फेशियल नर्व्स गुजर रही होती है, तो ये उस पे इफेक्ट करता है, तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाती है और पेशेंट हमेशा एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ आता होता है। ठीक। और ट्रीटमेंट बता दूं इसकी? और फेशियल नर्व पैरालिसिस क्यों होती है? क्योंकि फेशियल नर्व एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पीछे से पास कर रही होती है, तो ठीक है। ये तो मैलिग्नेंट है, जो ये उस पे भी अफेक्ट करता है। ठीक ठीक ठीक, सही है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट आप और ये हॉलमार्क है। क्या हो रहा है? कह रही हूँ एक्सक्रूशिएटिंग पेन और फेशियल नर्व पाल्सी जो है वो हॉलमार्क है। हाँ जी हाँ जी। आप ना वो रिवाइज करते हो बच्चे, बच्चे आप ना ट्रीटमेंट रिवाइज करते हो। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने बताया कि हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, जेंटामाइसिन, टिकार्सिलिन एक्सेट्रा, और सेफेलोस्पोरिन देंगे अगर इससे ना हुआ तो थर्ड जनरेशन जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाजिडाइन ये सब है। उसके अलावा जो है वो हमने ईयर को जो है वो ड्राई रखना है ताकि इन्फेक्शंस ना हो, और ईयर टॉयलेट करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे ईयर को, और फिर जो है उसको एंटीबायोटिक वगैरह देके पैक कर देंगे। और अगर इन सबसे देना हो तो क्विनोलोन्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। Very good, excellent. Give yourself a big hand of applause. Very good. It's really very much admirable. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है, यूएचएस में भी हर साल आता है, पास पेपर में इतनी दफा आया हुआ है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट सामने लिखे। एडल्टली पेशेंट आएगा 40 years old फीमेल दैट इज डायबिटिक और मेल दैट इज डायबिटिक, और वो प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स को ट्रीट कैसे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोमाइकोसिस. It will be most probably the last topic of our this whole session. इसे काइंडली अच्छे से सुन लें. Automycosis is a fungal infection of the ear, of the external auditory canal. Fungal infection है, mostly तीन environment में होती है, hot humid environment में होती है, इसलिए इसे सिंगापुरियन या सिंगापुर डिजीज कहते हैं. ठीक. मोस्ट हमारे पास फंगल तो इतने फंगस हैं, इतने फंगाई हैं, उनमें से तीन जो है फंगल स्पीशीज ये इन्फेक्शंस कॉज करती हैं. फंगस एस्परगिलस स्पीशीज में नाइगर, एस्परगिलस में फर्मिगेटस और कैनेडा में अल्बिकस. अब हर स्पीशी का अपना कलर है, अपने तरीके हैं कैराटिन को या एपिथेलियल सरफेस को इरोड करके उसको पूरा जो कलर देती है वो डिफरेंट है. इस तरीके से कलर हमने इसलिए याद रखते हैं बिकॉज वी कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सी फंगस ने अटैक किया. हमारे पास एस्परगिलस नाइगर देती है ब्लैक कलर, नाइगर से याद रखना नाइजेरिया ब्लैक कलर. ठीक है. एस्परगिलस फ्यूमिगेटस देती है फ्यूम्स वाले कलर. कौन ये फ्यूम्स वाले, मैं ये नहीं बता रही कि फ्यूम वाले कलर देते हैं, ये जस्ट निमोनिक याद रखना. फ्यूमिगेटस देती है पेल ब्लू या ग्रीन कलर. और कैनेडा एल्बिकन्स देती है, एल्बिकन्स कैनेडा एल्बिकन्स, एल्बिकन्स से अल्बा एल्ब्यूमिन जैसे होती है व्हाइट कलर देती है. ठीक है. हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि मैंने सर्दियों में एक पेशेंट देखा, हम लोगों के टीचर ने निकाल के दिखाई और उसमें बड़े से वो हाइफी फंगल हाइफी टाइप नजर आ रहा था, मतलब बड़ा ना वो पूरा एक बहुत बड़ा मोटा सा था पेशेंट, और खातून के कान से निकला, तो इसमें प्रॉपर्ली ऐसा नजर आ रहा था कि हेजी सा और ब्लैक, वो ब्लैक था, तो मोस्ट प्रोबेबली एस्परगिलस नाइगर हो. ठीक है. अब हम इसके क्लिनिकल फीचर से पढ़ते हैं. तो किसी को कोई कंफ्यूजन? नो. ठीक. क्लिनिकल फीचर्स बड़े मजे के हैं. कान में कुछ भी हो तो हम लोगों को इचिंग तो होनी है, जो मर्जी हो जाए, हमें इचिंग होगी, देयर विल बी इचिंग. इसके अलावा देयर विल बी वाटरी डिस्चार्ज. ऐसा कुछ हुआ होगा. फंगस देखें, फंगस सिर्फ वहीं जाएगी जहां हॉट और ह्यूमिड हो. ह्यूमिड का मतलब होता है पानी हो. जहां पानी, लेट्स सपोज किसी बंदे के कान में पानी गया और पानी जो था कंटामिनेटेड था, उसमें फंगल स्पोर्स थे, तो ऑब्वियसली ग्रो कर जाएंगे. ठीक है. ईयर तो ब्लॉक होगा ही होगा,
लेकिन उसके अलावा ईयर ब्लॉकेज के साथ जब फंगस ग्रो करेगी हमारे पास, देयर विल बी वाटरी डिस्चार्ज, कान से पानी निकलेगा। तो कान से हमारे पास पानी निकलेगा, वो आप फिल्टर पेपर पे भी उसे देख सकते हैं। फिल्टर पेपर, अगर आप एक पर्सन को कहेंगे जो कान से पानी निकल रहा है, अगर तो वो क्लियर फ्लूइड होगा, वाटरी क्लियर फ्लूइड, तो आपने सोचे समझे बगैर कह देना है इट इज CSF ऑटोरिया। वाटरी क्लियर फ्लूइड निकलते ना अगर, तो वो CSF ऑटोरिया पेशेंट होता है। लेकिन इस केस में जिसमें आपको पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, स्मेल भी आ रही हो, बकायदा स्मेल आएगी क्योंकि फंगस है, देयर विल बी ऑर्डर, मस्ती सी ना एक ऑर्डर आपको सुंगाई देगी। आप उस ऑर्डर को सुनते हुए, आप इचिंग को देखते हुए, आप उसकी हिस्ट्री सुनते हुए जब फिल्टर पेपर रखेंगे उसके कान के जो वाटरी डिस्चार्ज है उसमें, तो यू वुड बी एबल टू सी कि फिल्टर पेपर वेट हो रहा है। CSF ऑटोरिया में देयर इज कंटिन्यूअस गश, जैसे हम लोगों ने CSF राइनोरिया में पढ़ा था। ऑटोरिया में देयर विल बी कंटिन्यूअस गश, बट यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकलेगा, उस पानी की स्मेल होगी, मस्टी ऑर्डर होगा, ईयर देयर विल बी ईयर ब्लॉकेज, देयर विल बी वाटरी डिस्चार्ज, इसको हम स्टडी करें, देयर विल बी इचिंग, और जो हिस्ट्री होगी प्रॉपर्ली। सब कंक्लूजन से आप पहुंच जाओगे कि जी देयर इज फंगस। आप ऑटोस्कोपी भी करोगे डायग्नोसिस बनाने के लिए, you will go for otoscopy। किसी चीज के भी कान में डायग्नोसिस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोप डालते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या चीज है, और आप देखेंगे कि हमारे पास अगर कैंडिडा अल्बिकेंस होगी तो व्हाइट कलर की होगी, अगर हमारे पास कैंडिडा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस होगी तो शहनाज आप बताएं कौन से कलर की होगी? एस्परगिलस फ्यूमिगेटस अगर होगा तो वो पेल ब्लू या ग्रीन कलर में होगा, और कैंडिडा एल्बिकन्स, जैसे एल्बिकन्स वर्ड से पता है कि एल्बिनो वगैरह व्हाइट जो होते हैं, तो व्हाइट होगा। और एस्परगिलस नाइगर नूड है, आप बताएं वो किस कलर की होगी? ये ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, वेरी गुड। आप ऑटोस्कोपी से सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? इस सारे सिनेरियो के बाद, चेक करने के बाद बेस्ट पॉइंट जो है वो ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट इन चीजों का है कि रिमूवल कर दें, रिमूव कर दें। हाउ विल यू रिमूव? आप सिरिंजिंग करेंगे। सिरिंजिंग मानी ये कि अगर ये ईयर है, ये ईयर ड्रम है, और यहाँ पे हमारे पास फंगल ग्रो हुई हुई है, कैराटिन पे फंगल ग्रो हुई हुई है, फंगल हाइड्रोप्लानिक के में है, तो हम सिरिंज डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे सिरिंज, ताकि ना इस साइड की स्किन को पियर्स करें ना इस साइड की स्किन को पियर्स करें, एंड वी विल पुट हॉट सलाइन। हॉट क्यों डाल रहे हैं? हॉट नहीं, मेरा मतलब वार्म सलाइन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वार्म इसलिए डालेंगे, अगर कोल्ड होगा तो कैलोरिक रिएक्शन हो सकता है हमारे पास, एकदम जो है वेगसनेस स्टिमुलेट हो सकती है, पर्सन कफिंग या एकदम वो फेंट हो सकता है, इसलिए वार्म सलाइन डालेंगे।